गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? फ्रिक्शन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक रहता है फ्रिक्शन के अंदर विच इज़ बैंकिंग ऑफ रोड। वो हम लोग अभी यूनिफॉर्म मोशन जो पढ़ने वाले हैं आज से, उसके अंदर हम लोग कवर कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, वो भी हो जाएगा हमारा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन में जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लगेंगे, और इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्कुलर मोशन। ये जो टॉपिक है ना, इसका हाफ पार्ट हमारा इससे जो पहले वाला यूनिट था ना उसके अंदर था, लेकिन हमने उसमें नहीं करवाया था बिकॉज काफ़ी टॉपिक्स इस यूनिट में कवर हो रहे थे। बैंकिंग ऑफ रोड में उसके कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए थे, तो इसीलिए मैंने इस यूनिट में स्टार्ट कराया बिकॉज ताकि वो एक साथ में हम लोग पूरा अलग से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक कवर कर सके। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सर्कुलर मोशन की बात। सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग सर्कल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ना फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल सर्कल ले रहे हैं, मतलब ऐसा सर्कल। हम लोग वर्टिकल सर्कल नहीं ले रहे। वर्टिकल सर्कल अलग से एक टॉपिक आने वाला है। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात कर रहे हैं। ये हो गया सेंटर O, ये हमने ले लिया रेडियस R। जो जो चीज़ें हमने नॉर्मल मोशन में, जो रेक्टिलिनियर मोशन था ना हमारा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर मोशन इन अ प्लेन हो गया, तो उनमें हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ी थी? हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा था वेलोसिटी, और हमने पढ़ा था एक्सीलरेशन एंड ऑल्सो फोर्स भी पढ़ा था हमने जब लॉज ऑफ मोशन की बात करी थी। ये सारी की सारी टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें? इसके अंदर भी, सर्कुलर मोशन में भी। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसी टाइप से एक टॉपिक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब हम लोग लीनियर मोशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है। जब हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ऐसा मैं मान रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ। एक्चुअली वो कहीं से भी स्टार्ट करता है, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सके। लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करा और वो कुछ यहाँ तक गया है, ठीक है। तो ये इसकी स्टार्टिंग पोजिशन हो गई, ये इसकी फाइनल पोजिशन हो गई B। अगर मैं बोलूँ AB क्या है, तो AB जो हमारा लीनियर वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना एंगल कवर करा? दिस थीटा। ये जो थीटा है ना, वो है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमको सबको ये फॉर्मूला पता है, हमने पढ़ा है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा है हमने। थीटा हो गया हमारे पास, इस आर की वैल्यू में ले लेती हूँ S, तो S अपॉन R। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या बता सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये जो S है ना, ये वाला, ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना। आप इस सर्कल को खोल के रख दो, खोल के रखोगे तो ये जो S हो जाएगा वो क्या होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया इनके बीच में रिलेशन। वी कैन ऑल्सो राइट S इक्वल्स टू आर थीटा। हो सकता है? हो गया। तो इस टाइप से आपको निकालना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या है? थीटा है ना। तो थीटा की यूनिट क्या होगी? या तो डिग्री होगा या फिर रेडियन होगा। इसके अलावा और कुछ है? हाँ है। याद करो, हमने यूनिट फर्स्ट जो था ना, फिजिकल यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला, उसके अंदर हमने पढ़ा था आर्क मिनट एंड आर्क सेकंड। ये मैं अभी नहीं पढ़ाने वाली, इसको मैंने पूरा डिराइव करा है कि उसकी वैल्यू भी कितनी होती है। ये दोनों भी इसकी यूनिट्स हो सकती है। अगर गिवन है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। हम लोग ने कन्वर्ट करा था 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना आर्क मिनट होगा और कितना आर्क सेकेंड होगा, तो वो हमने उधर कैलकुलेट करा है। तो ये होता है इसका। लेकिन ये जो रेडियन होता है ना, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है जो हम लोग नॉर्मली यही यूज़ करने वाला है। तो ठीक है, चलो हमको पता है कि इसकी ऐसा यूनिट रेडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमको दे रखा है एंगल थीटा डिग्री में, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। तो हम इसको अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें? बिकॉज
हमने बोला है कि रेडियन है वो ऐसा यूनिट है, तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा ना तो हमको उसको, अगर हमको मीटर, जैसे वेलोसिटी दे रखी मीटर पर सेकंड में और ये हमको थीटा दे रखा है डिग्री में, तो हमारे लिए वो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हमको एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट चाहिए। या तो हम लोग एमकेएस की बात कर ले, या सीजीएस की बात कर ले, या किसी दूसरे सिस्टम की बात कर ले। और अगर हम लोग एमकेएस की बात करें तो उधर भी नो कि रेडियन का यूनिट क्या होता है, सॉरी ऐसा यूनिट थीटा की क्या होती है, रेडियन। तो इसके लिए वी हैव अ रिलेशन दैट इज 2 पाई, या फिर उल्टा लिखते हैं 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होता है ना। देखो ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है ना, एक पूरा सर्कल कवर कर रहा है, दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी वेरी हो रही है, 0 से 360, तो ओवरऑल इट इज 360 डिग्री। और ये किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये हो गया डिग्री में और ये हो गया रेडियन में। तो इस रिलेशन से वी कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। कैसे, फॉर एग्जांपल वी हैव 30 डिग्री, तो सबसे पहले आप देखो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई अपॉन 360, और कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन, देन व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग करेंगे पाई अपॉन 180 को, ये 1 डिग्री था तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज 6 हो रहा है ना, तो दैट इज पाई अपॉन 6 रेडियन। अब हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी। द रीजन इज वी नो द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 3.14, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है, इसकी 3.14 होता है, 6 हमको पता है, तो ये हो जाएगा रेडियन, हमारे लिए कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी। तो इस टाइप से आप डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। नॉर्मली हम लोग वेलोसिटी लिखते थे, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होती है ना, जैसे हमको इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो इस पर टेंजेंट लेना पड़ेगा, इधर लगानी है तो इधर टेंजेंट लेना पड़ेगा, इधर निकालनी है तो इधर टेंजेंट लेना पड़ेगा। इस टाइप से हम लोग सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्या रिलेशन था, वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी था, ये डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ये कब था, जब वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते थे तो दिट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यू नो द डिफरेंस ना, हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि अगर हम लोग इसमें लिमिट लगा देना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो व्हेन द इंटरवल, व्हेन द टाइम ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल, टाइम बहुत ही छोटा होना, तो उस केस में हम लोग डी एस अपॉन डी टी लिखते हैं, और ये हमारी डिफरेंशिएशन वाली टर्म होती है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब हम लोग लीनियर मोशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट में इससे रिलेशन ऐसा होता है, तो यही रिलेशन वी कैन अप्लाई इन सर्कुलर मोशन ऑल्सो। हाउ, सी वी हैव, हमको सबसे पहला चाहिए कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किससे करेंगे, तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया था थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग ओमेगा से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना पड़ेगा कि जो ओमेगा होता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। टाइम का तो कुछ है नहीं, ठीक है, वो तो सर्कुलर हो चाहे कैसा हो, टाइम रहता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर हमको डिफरेंशियल टर्म में लिखना है तो दिस इज डी थीटा अपॉन डी टी। ये हम लोग बात करेंगे किसका, इंस्टेंटेनियस। अगर हम लोग एवरेज बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो सेम रिलेशन आ रहा है जैसा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में आता है, वैसे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आएगा। तो बेसिकली वी हैव ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये हमारे पास होना चाहिए। जब हमने थीटा की बात करी थी ना, थीटा की यूनिट थी, लेकिन थीटा जो था ना, थीटा वो था डायमेंशन लेस। वाई, बिकॉज थीटा क्या था, डिग्री इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर अपॉन ए। ये आर्क है, इसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर। रेडियस भी किस में होगा, मीटर डिवाइड बाय मीटर, कुछ भी नहीं रहने वाला। तो थीटा जो था ना हमारे क्या था, डायमेंशन लेस था। इसका यूनिट है लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है, विच इज m0 l0 t0। अगर मैं बात करूँ सेम ओमेगा की कि इसका यूनिट क्या होगा,
तो देख लो ना, ओमेगा कितना होगा, थीटा का कितना था, रेडियन, तो ये हो जाएगा रेडियन सॉरी पर यूनिट सेकेंड। आपको सिंपली फॉर्मूले में अप्लाई करना है, थीटा की रेडियन होती है, टाइम का सेकंड होता है, रेडियन पर यूनिट सेकंड। और अगर मैं बात करूँ इसका डायमेंशन, तो क्या होगा, देखो थीटा का डायमेंशन 0, दैट इज m0 l0 t0, और टाइम का तो डायमेंशन होता है विच इज t1, तो ये डायमेंशन ओवरऑल कितना हो जाएगा, m0 l0 t⁻⁻1। ये हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन, और ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट। ये हो गया दोनों। अब एक मुझे चीज़ याद आ गया कि अगर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्लॉक के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें क्लॉक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, फॉर एग्जांपल हमको पूछा है फाइंड द एंगल, दिस इज आवर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेड बाय second needle in 5 सेकेंड। ये जो सेकंड है ना, सेकंड, ये सेकंड मतलब सेकंड वाला सेकंड नहीं है, ये सेकंड मतलब टाइम वाला सेकंड है। जो सेकंड वाली नीडल होती है ना, वो हमको पूछा है कि ये क्लॉक है, क्लॉक के अंदर 2 नीडल होती है, मिनट वाली नीडल होती है और सेकंड वाली नीडल होती है। तो जो सेकंड वाली नीडल है ना, वो 5 सेकंड के अंदर, मतलब वो जैसे कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया और 5 सेकंड में वो कितना जा रही है, उसमें उसने एंगल, ये एंगल कितना बनाया, ये हमको फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, तो जब भी क्लॉक वाला क्वेश्चन आए ना, आप सिंपल सबसे पहले आपको लगाना है कि जो क्लॉक होगी ना, वो 360 डिग्री का एंगल लेती है। 2 पाई में हमने पढ़ा है 1 डिग्री वाला एंगल बनाएगी कितना, 2 पाई / 360 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास है 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180, वी हैव दिस। और अब हमको पूछा है कि सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि डिग्री और मिनट में रिलेशन क्या होगा। तो ये रिलेशन तो हमारे पास है किसको, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए। अब आप देखो, जो ये सेकंड वाली नीडल होती है ना, वो जो कंप्लीट टर्न कर लेती है ना, कंप्लीट घूम गई, या फिर कंप्लीट मत लो, आप इतना ही ले लो कि नीडल वाली यहाँ, सेकंड वाली नीडल यहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ तक आई, इसका मतलब इसने एंगल कितना बनाया, 19 डिग्री बनाया, और यहाँ से यहाँ तक सेकंड कितना होगा, आप खुद देखो, 15 सेकंड होगा ना, ये 15 सेकंड होता है, ये 30 सेकंड होता है, ये 45 और 60 सेकंड, यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब 15 सेकंड में ये कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। तो ये 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी, 90/50, विच इज ये कितना हो जाएगा, 4 डिग्री का एंगल बनाएगी। इतना ही होता है ना, सॉरी 4 नहीं होता है, ये होता है 6 डिग्री। तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास आ गई कि जो सेकंड वाली नीडल है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। और हमको क्वेश्चन में कितना पूछा है, 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड में कितना बनाएगी, 6 × 5 विच इज़ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। और अगर आपको पूछा है रेडियन में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, π/180 × 30 विच इज़ π/6। इतना ही होगा, हाँ इतना ही होगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। रेडियन में जिसमें भी पूछा है, रेडियन में पूछा है तो ये लिखना है, डिग्री में पूछा है तो ये लिखना है। तो इस टाइप से आप क्लॉक वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। आपको ये चेक करना पड़ेगा 15 मिनट में कितना बनाती है, 30 सेकंड में कितना बनाती है, 45 में कितना बनाएगी, 60 में कितना बनाएगी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया, रिलेशन ओमेगा इक्वल्स टू d⁻⁷ निकाल दिया रिलेशन। अब देखो, अब सबसे पहले चीज़ बात करते हैं कि ये जो ओमेगा और थीटा है ना, ये स्केलर है या वेक्टर है। दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर है। लेकिन किस टाइप के वेक्टर है, जब मैंने आपको वेक्टर में टाइप्स पढ़ाए थे ना, तो एक था एक्सियल वेक्टर,
तो ये दोनों के दोनों कौन से टाइप के, एक्सियल वेक्टर के टाइप के। इसका मतलब जब हम लोग सर्कुलर मोशन में जब बात करेंगे ना, रिवॉल्विंग की बात करेंगे, तो वहाँ पे एक्सियल वेक्टर आता है। तो ओमेगा, थीटा और अल्फा वगैरह जो भी पढ़ेंगे सारे क्या है, एक्सियल वेक्टर है। तो अब इनकी डायरेक्शन होगी, हाँ डायरेक्शन होगी, कैसे होगी देखो, ये सर्कल हो गया। अब हमको निकालनी है ओमेगा की डायरेक्शन। हम लोग यहाँ से यहाँ तक हमने थीटा कवर करा, मतलब हम लोग इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको यूज़ करना है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। कैसे, आपको जिस डायरेक्शन में थीटा जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को मोड़ो, और जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, वो आपको क्या बताएगी, वो थंब की डायरेक्शन बनाएगी, बताएगी आपको ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी। तो देखो मेरा एंगल इस डायरेक्शन में बन रहा है, थंब की डायरेक्शन बाहर की साइड आ रही है, ठीक है, बाहर की साइड आ रही है, तो ओमेगा विल बी आउटवर्ड, आउटवर्ड या फिर पॉजिटिव। या फिर अगर हम लोग इसको x ले रहे हैं, इसको y ले रहे हैं, तो ये वाली एंगल कौन सी होती है, k, z एक्सिस होती है, और उसको हम क्या लिखते हैं, k कैप। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू प्लस वाला k कैप। और ये जो प्लस k कैप है, कौन सी डायरेक्शन होगी, जब इस साइड घूमते हैं तो कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसमें एक्स वाई तो डायरेक्शन हो नहीं सकती, या तो प्लस k कैप होगी, या फिर अगर हम लोग ये वाला केस लेते हैं ना कि थीटा ऐसे आ रहा है, ये वाला थीटा, तो इसमें क्या होगा, ऐसे घूम रहा है, थंब की डायरेक्शन अंदर की साइड आ रही है, तो ओमेगा क्या आएगा, माइनस का k कैप। और ये डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शन हो सकती है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, आपको देखना है कि थीटा कौन सी डायरेक्शन के अंदर बन रहा है। चलो ये चीज़ भी हो गई क्लियर। अब जिस टाइप से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाला था, एस इक्वल्स टू आर थीटा निकाला था, उसी टाइप से हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी और नॉर्मल जो वेलोसिटी होती है ना वी, इनमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वी हैव द रिलेशन एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है। अब आप देखो, आप ऐसे लिख सकते हो, इसको हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन आर तो कांस्टेंट है, तो डी थीटा अपॉन डी टी ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास, और ये सब वेक्टर है, तो ये रिलेशन कैसे आ जाएगा, वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा, और आर खुद भी एक डायरेक्शन है तो आर ओमेगा होगा। लेकिन इसको लिखने का ज़्यादा अच्छा तरीका होता है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा कि आर और ओमेगा ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आर ऐसे आ रहा है, ओमेगा चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, एक दूसरे के पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव है इसलिए हमने क्रॉस लिखा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी परपेंडिकुलर बिकॉज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैंने अभी परपेंडिकुलर ही बोला ना, हाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग इसको आर ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ मोर एक्यूरेट। या तो ये सही है या ये सही है। परपेंडिकुलर किस लिए, बिकॉज ये जो v है r और ओमेगा के परपेंडिकुलर होता है। या फिर अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, दिस इज स्केलर फॉर्म, और ये कौन सा होगा, वेक्टर फॉर्म, तो इसमें v इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा क्रॉस r। हम लोग काफ़ी बार v इक्वल्स टू आर ओमेगा b यूज़ करते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस टाइप से पूछा है, अकॉर्डिंगली हमको यूज़ करना है। लेकिन ये दोनों फॉर्म ज़्यादा एक्यूरेट है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r और v परपेंडिकुलर आर ओमेगा, बिकॉज डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं, हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर, देखो ये सारी बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, मतलब इनमें इतना ज़्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है, एक बार आपको पता होनी चाहिए। इसलिए न्यूमेरिकल कैसे करने वो लोग हम लोग आगे बात करेंगे। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन जिस टाइप से एंगुलर वेलोसिटी था, नॉर्मल वेलोसिटी था, डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, उसी टाइप से जब हम लोग लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन की बात करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करेंगे। इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। जिस टाइप से एक्सीलरेशन हमारा क्या होता था, डी वी अपॉन डी टी होता था, तो उसी टाइप से हमारा जो एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, वो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये एंगुलर एक्सीलरेशन, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये नॉर्मल एक्सीलरेशन है, ये नॉर्मल वेलोसिटी। तो ये रिलेशन हमारा होगा। और हमारे पास अभी रिलेशन क्या आया था, v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा आया था। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू आर क्रॉस
सॉरी दिस इज ए इक्वल्स टू आर क्रॉस एल्फा, ये रिलेशन भी हमारे पास आ सकता है। और सेम ऐसा रिलेशन वेलोसिटी में था, आपने डिफरेंशिएशन नहीं करा यहाँ पे, डी वी अपॉन डी टी ए होता है, आर कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, डी ओमेगा अपॉन डी आर अल्फा हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गए। तो हमने क्या निकाल दिया, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तीनों निकाल दिया। इन तीनों का और जो नॉर्मल वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है इनका आपस में रिलेशन भी निकाल दिया। अब क्या चीज़ आती है, अब आता है कि अगर मैं बात करूँ ना यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बात करूँ ना तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थी ना, ये तीनों की तीनों इक्वेशन, ये हमारा क्या था, लीनियर मोशन था, लीनियर मोशन। और अगर मैं बात करूँ ना सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे भी ये तीनों जो इक्वेशन है वो एप्लीकेबल हो सकती है। कैसे होगी, जब हमारे पहली बार तो हमको यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, तो कैसे होगी, v इज वेलोसिटी और हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख देती हूँ ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, प्लस एक्सीलरेशन हमारे पास कितना है, अल्फा, और टी टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। इसको कन्वर्ट करो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट s, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी विच इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज ओमेगा नॉट। अब इसको कन्वर्ट करो v स्क्वायर, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा s की जगह हमारे पास क्या है, थीटा। तो जो तीन इक्वेशन हम लोग वहाँ यूज़ करते थे ना, वो तीनों की तीनों इक्वेशन यहाँ पे भी बन सकती है, बस टर्म्स चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ओमेगा आएगा तो यहाँ पे v रहेगा, अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना, आपको पता है थीटा है, उधर क्या है, इधर ऐसे है, तो इस टाइप से आप इसको इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, जो न्यूमेरिकल्स ये जो बेसिक सर्कुलर मोशन है ना इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, उन न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। उसके बाद में हम लोग एक्सीलरेशन में जो और भी एक्सीलरेशन के टाइप है, सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, ये सारी की सारी बात करेंगे। तो एक जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया है अचानक से, वो मैं बता देती हूँ। ये सर्कल है, ये कोई एक ले लो, रॉड ले लिया, इसमें 2 पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, दिस इज़ व्हाट, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर हो जाएगी, ठीक है। नहीं ये ऐसे नहीं लेते हम लोग। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ओमेगा ए इक्वल्स टू ओमेगा बी, मतलब ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना वो सेम है, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी, क्या होगा, मतलब हमको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है कि दोनों ही पॉइंट पे सेम है। अब आपको निकालना है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना वी ए और वी बी पे, वो क्या होगी, सेम होगी, अलग होगी, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी बड़ी होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ रिलेशन चाहिए, कौन बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, बराबर है, क्या है। तो देखो हमको ओमेगा ए और ओमेगा बी इक्वल्स दे रखा है, तो हमको पता है ओमेगा का रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू वी है, हमारे पास रिलेशन था v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रिलेशन था। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, v अपॉन आर, ट्रू। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा यहाँ पे दोनों के लिए सेम है, ओमेगा कांस्टेंट हो गया, सेम है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू आर, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि 2 केसेस दे रखे हैं, तो अगर हम लोग निकालें ना वी ए प्रोपोर्शनल टू आर ए और वी बी इज प्रोपोर्शनल टू आर बी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर छोड़ो, इतना कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, आपको सिंपल सा दिया हुआ क्वेश्चन में कि वेलोसिटी बराबर है, उससे हमको निकल जाएगी जो वेलोसिटी होगी ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, आर, मतलब अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो आर भी ज़्यादा, आर कम है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा। अब यहाँ पे ए पे देखो, ए और बी दोनों को देखो, जो आर होती है ना वो यहाँ से डिस्टेंस है दोनों के लिए, जो हमारा सेंटर पॉइंट है ना ओ, यहाँ से ए तक की डिस्टेंस ये आर हो जाएगी और इसके लिए ये आर हो जाएगी। तो अब देखो कि बी वाले केस में हमारे पास आर की वैल्यू ज़्यादा है दिख रहा है, और ए वाले केस में कम है, कंपैरेटिवली हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ए के लिए आर कम है। और ये अगर मैं इसको लिख देती हूँ R1, इसको लिख देती हूँ R2, या फिर आर ए या आर बी लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हमको पता है कि आर बी इज़ ग्रेटर देन आर ए, ठीक है। और हमने बोला है कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसका मतलब वी बी विल बी ग्रेटर देन वी ए, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा और भी हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं आगे।
हमारे पास दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेंस 2019 में आ चुका है और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, वो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर घूम रहे। छोटे वाले सर्कल की रेडियस है R1 और बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है R2। ठीक है, अब इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस VB और किस टाइम पर π/2 ओमेगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास v का, अगर हम लोग यहाँ पे ओमेगा की भी बात करें और वेलोसिटी की भी बात करें, इसका मतलब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की भी बात करें और नॉर्मल वेलोसिटी की भी बात करें, तो हमें इनके बीच का रिलेशन चाहिए विच इज़ v इक्वल्स टू r ओमेगा। हम लोग बहुत ही जनरल फॉर्मूला ले रहे हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। डायरेक्शन लगा दो चाहे, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा। अब आप देखो हमारे पास va कितना हो जाएगा, r का कितना हो जाएगा, r1 ले लो, r1 ओमेगा a होगा, और उसी टाइप से VB इक्वल्स टू R2 ओमेगा B होगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमको ओमेगा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमको ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको टाइम दे रखा है t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप ऐसे देख लो, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, d थीटा अपॉन dt होता है ना, मैं इनको इन जनरल थीटा अपॉन t लिख देती हूँ। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा t होगा। तो अब आप देखो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा हमको नहीं पता, टी की वैल्यू क्या है π/2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है π/2 आ रही है, π/2। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल है ना, फर्स्ट वाला पार्टिकल वो ऊपर वाले डायरेक्शन में घूम रहा है और बी वाला पार्टिकल नीचे वाले डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन ये दोनों का टाइम तो सेम दे रखा है, दोनों के दोनों इस टाइम में कितना थीटा कवर कर रहे हैं, π/2। इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ तक आ गया और ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ तक आ गया। क्वार्टर सर्कल का जो क्वार्टर वाला पार्ट है ना, वो ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में और यहाँ पे वेलोसिटी, ये भी इधर घूम रहा है, इसकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों के दोनों, ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे होगा, ये ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन ऐसे, दोनों की डायरेक्शन सेम है विच इज माइनस आई कैप। ये प्लस का आई कैप होता है तो ये माइनस का आई कैप होगा। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्शन लगाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इन दोनों का जो ओमेगा है ना वो सेम है, वी वाली मूवी तो इक्वल स्पीड, हाँ इक्वल स्पीड ओमेगा सेम है, तो हम लोग ओमेगा दोनों को सिर्फ ओमेगा लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू सेम है। अब हमको निकालना है VA माइनस VB, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा। और देखो यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात करें तो डायरेक्शन VA की डायरेक्शन आ रही है कितनी, हम लोग पहले अलग लिख देते हैं इसको, VA इक्वल्स टू हो जाएगा R1 ओमेगा माइनस का आई कैप, उसी टाइप से VB क्या आ जाएगा, R2 ओमेगा माइनस का आई कैप। डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन आ रही है। अब हमको VA माइनस VB निकालना है, तो क्या हो जाएगा, VA की वैल्यू है R1 ओमेगा माइनस का आई कैप, माइनस माइनस दूसरा वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 ओमेगा आई कैप। अब कॉमन लो, क्या हो जाएगा, ओमेगा आई कैप कॉमन आ जाएगा और पीछे जाएगा R2 माइनस R1 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही इजी सा सिर्फ डायरेक्शन का काम है, डायरेक्शन पता पड़ गई फिर उसके बाद में आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये जो मैंने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताई है ना सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे वो अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है, देखो, अ फैन इज रोटेटिंग विथ 50 राउंड पर सेकेंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे रखी है, हमारे पास एक रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πn, या फिर इसको लिख सकते हैं 2π/t, ठीक है। और 1 जो t होता है ना, वही होती है हमारी फ्रिक्वेंसी, उसको हम लोग n लिखते हैं, n के बराबर लिखते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसीलिए मैंने इसको 2πn लिखा है। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है ना 50 राउंड पर सेकेंड, ये वैल्यू दे रखी है पर सेकेंड, इसका मतलब 1/t की वैल्यू हमको गिवन है विच इज n, तो n की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 50 राउंड। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये ओमेगा नॉट है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2π मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज 100π हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। ये रेडियन में हो जाएगा, आप इसको लिख दो रेडियन, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड होगा ना, ये वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। चलो ठीक है, नेक्स्ट पूछे, आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ स्विचिंग ऑफ द फैन कम्स टू रेस्ट। देखो हमारे पास टाइम दे रखा है विच इज 10 सेकेंड, हमारे पास इनिशियल ओमेगा नॉट दे रखा है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रखते हैं विच इज ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, रख सकते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे देखो हमको पूछा है क्वेश्चन के अंदर आफ्टर 10 सेकेंड ऑफ स्विचिंग ऑफ द फैन, मतलब 10 सेकेंड के बाद में जो फैन है वो ऑफ हो जाता है। अगर वो ऑफ हो जाता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी ना, फिर वेलोसिटी उसके पास होगी नहीं, तो ये जीरो 10 सेकेंड के बाद। ओमेगा नॉट कितना दे रखा है 100 पाई, माइनस का अल्फा, अल्फा हमको नहीं पता, और टी कितना दे रखा है 10। आप इसको कैलकुलेट करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 अल्फा इक्वल्स टू 100 पाई, या फिर अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 10 पाई। ये आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन। ओके सॉरी ये गड़बड़ हो गई, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 10 पाई। डी एक्सीलरेशन आ रहा है इसकी, यहाँ पे प्लस साइन ही था ना, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, यहाँ पे आएगा माइनस का 10 पाई। ये आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आ गई, और क्वेश्चन में हमको अल्फा, ये देखो ये अल्फा पूछा भी है, अल्फा निकालना था। अब हमको पूछा है नंबर ऑफ टर्न्स बाय फैन, कितना जो फैन है वो कितने बार वो टर्न करेगा। तो उसके लिए जिस टाइप से हमारे पास रिलेशन है ना ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, वी हैव अनदर रिलेशन विच इज थीटा। देखो थीटा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये जो एन है ना ये तो फ्रीक्वेंसी, चलो मैं इसको स्मॉल एन लिख देती हूँ ताकि थोड़ा इजी रहेगा समझ में। ये जो एन है ना वो फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज हमारे पास एक रिलेशन होता है 2 पाई अपॉन टी, और जो 1 अपॉन टी होता है ना नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, वही हम टाइम को बोलते हैं ना, वही हम लोग फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। तो 2 पाई अपॉन टी, 1 अपॉन टी, इसको हमने एन लिखा है, और इसमें देखो यूनिट भी दे रखी है राउंड, राउंड की तो कोई लिमिट होती नहीं है, 1 अपॉन सेकेंड, 1 अपॉन सेकेंड मतलब ये फ्रीक्वेंसी ही है। और एक हमारे पास रिलेशन होता है 2 पाई एन। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये मैं हटा देती हूँ। हमने थीटा बात करी थी, थीटा क्या होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो ये जो थीटा है ना अगर एक राउंड पूरा कंप्लीट कर देती है, 1 राउंड, मतलब थीटा कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाएगा, तब 1 राउंड होगा ना, होगा या नहीं होगा। और 360 मतलब क्या होता है 2 पाई हमने बताया था, तो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई एन के बराबर होता है। अगर वो एक राउंड कर रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई, विच इज ट्रू, ऐसा होता है ना, एक राउंड करा तो थीटा की वैल्यू 360 डिग्री नहीं आएगी, और 360 डिग्री कितना होता है 2 पाई होता है। अगर ये जो एन है ना ये नंबर ऑफ राउंड है, राउंड कितना लेता है, एन इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो हमारे पास 2 पाई इंटू 2 4 पाई यानी 720 डिग्री आएगा। तो ये वो रिलेशन है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितना लेता है। तो हमारे पास ये रिलेशन है, हमको यही नंबर ऑफ राउंड निकालना है, लेकिन हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, और थीटा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू क्या था ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये रिलेशन था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन है विच इज 100 पाई, 100 पाई मल्टीप्लाई बाई टी, टी कितना है 10 सेकेंड, ये माइनस लिखा है बिकॉज अल्फा की वैल्यू माइनस में है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 पाई मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 1000 पाई, थीटा इक्वल्स टू 1000 पाई माइनस कर दो 500 पाई हो जाएगा ना, 500 पाई इतना ही होगा, 1000 पाई माइनस 500 पाई, यस। तो थीटा इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 500 पाई, थीटा की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पे पुट कर लो, तो 500 पाई इक्वल्स टू 2 पाई एन, एन से एन कैंसिल, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, और एन कितना आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 250। इसका मतलब 250 राउंड्स करता है ये जब तक कि फैन बंद हो जाता है, 10 सेकंड में बंद हो जाता है, 10 सेकंड में कितने राउंड लेता है 250 राउंड लेता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन। जब हमने एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करी ना, तो जब हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करें, जहाँ पे भी सर्कुलर मोशन आएगा ना वहाँ पे 2 और टाइप के एक्सीलरेशन लगेंगे, बेसिकली 2 से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन उसके पार्ट इसलिए मैं मेनली 2 काउंट कर रही हूँ। एक आएगा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, दूसरा आएगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। क्या होता है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन? जब भी हम लोग बात करें किसी सर्कल की और हम लोग सर्कल के ऊपर बैठे,
तो सर्कल के ऊपर देखो, इसमें ना ये सिर्फ समझाने का तरीका है, वैसे ही एक्यूरेट नहीं है तो मैं नहीं लिखती उस चीज़ को, चलो हम लोग बाद में समझाने के लिए एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, देखो ये हमारा कोई पार्टिकल ए है, इस पर वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होती है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है जिस भी पॉइंट पे निकाल देते हैं, लेट्स से इट इज वी ए, ये हो गया। अब अगर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूँ ना, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगेगा, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं ए सी, ये हमने ले लिया सेंटर ए, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर विच इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये होता है। और इसकी वैल्यू होती है ए सी इक्वल्स टू, ये जो वेलोसिटी होगी ना वी ए स्क्वायर, मैं ए लिख रही हूँ पर इन जनरल इट इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर, ये जो रेडियस हो जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक आर, ये होगी इसकी वैल्यू। इस टाइप से आपको निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब ये कहाँ से आया, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन वो जो वेक्टर लॉज यूज़ करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा लॉ का यूज़ करके कोई ट्राइंगल होगा ऐसे, और दो को कनेक्ट करके एक वी में और एक आर में रिलेशन निकाल के निकल जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रही। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, अपने को ये याद होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ लगता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ ही लगता है। अब एक चीज़ आती है, क्या एक्चुअल में जितने भी फोर्सेस हमने पढ़े ना, टेंशन पढ़ा, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, आगे फोर्सेस नहीं पढ़े लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, क्या वो जैसे सारे फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं ना, वैसे का वैसा सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है? नहीं, इट इज़ नॉट अ सेपरेट फोर्स, ये कोई अलग से फोर्स नहीं है। जिस टाइप से ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, ये उन्हीं में से एक है। जिस केस में जिस फोर्स की नीड होती है ना, ये वैसा बन जाता है। कैसे? देखो, हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक रस्सी हो, मैं इसको ऐसे घुमा रही, देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात कर रही हूँ, मैंने ऐसे घुमाया, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। तो घुमाने के बाद यहाँ पे ये मेरा हाथ है, यहाँ से मैं घुमा रही हूँ, तो यहाँ मेरे पे टेंशन लगेगा और बाहर की साइड क्या लगेगा, इधर लगेगा mg लगेगा फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन भी लग सकता है। यहाँ पे नॉर्मल की बात नहीं करते चलो हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा टेंशन होता है ना T, यही बन जाता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए हम लोग जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं T इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर, जो भी रेडियस होती है वो लिख दो। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं, जैसा हमारे पास टेंशन है, स्प्रिंग है, जिनके खुद का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टर होता है, उनका एक पूरा डेप्थ में पूरा कॉन्सेप्ट होता है। उस टाइप से सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक फोर्स है जो सेंटर पे लगता है, लेकिन ये अलग से कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं है, ये इन्हीं में से एक है। अलग अलग नीड पे ये अलग अलग फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स से ओके, हम लोग बात करते हैं सन है, ठीक है, सन के चारों तरफ अर्थ राउंड करती है। तो यहाँ पे देखो, अर्थ से इसकी तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। सन को हमने सेंटर ले लिया, अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो इसका मतलब टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगेगा, जो क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर आर। और यहाँ पे mv स्क्वायर क्या आर क्या होगा पता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके बराबर, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगता है ना, तो वो क्या होता है gmm अपॉन आर स्क्वायर। जो मास लिया, मास से मास कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास कुछ रिलेशन आ जाएगा जिसकी हम लोग अभी बात नहीं करें, लेकिन रिलेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इसका मतलब ये भी इसकी तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है। जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करें तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा ही लगेगा, विच इज इट इज ऑलवेज ट्रू, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। तो ये कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। और अब ये mv स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमें पता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है विच इज K(Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ये फोर्स। ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग आगे जब 12th में पढ़ेंगे तब हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे।
तो ये फोर्स यहाँ पे काम करने लग जाएगा, mv²/r, के Q1 Q2/k, ये भी जो चार्जेस है उनका मास ही है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सा फोर्स बन गया, न्यूक्लियर फोर्स बन गया। तो इस टाइप से जैसी हमारी नीड होगी ना, अगर हम लोग कोई टेंशन आ रही है तो टेंशन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, अगर ग्रेविटेशन आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, अगर न्यूक्लियर से रिलेटेड आ रहा है तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो बेसिकली अलग से कोई फोर्स नहीं है, ये वही फोर्स है, लेकिन ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करता है, कभी टेंशन हो जाएगा, कभी स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, तो इस टाइप से काम करेगा। चलो ये हो गया। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, AC = v²/r, ये क्या बताता है, ये बताया वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज। इट शोज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इधर हो रहा है तो ये डायरेक्शन, इधर हो रहा है तो ये डायरेक्शन, इधर हो रहा है तो ये डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, लेकिन हमेशा लगेगा कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इट शोज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलो ठीक है। अब एक हमारे पास आता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये क्या होता है, ये ऐसे होता है, देखो ये हमारे पास सर्कल आ गया, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर O हो गया, ये हमने बात कर दी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC, ये हमारी बात कर दी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है ना, इसी के पैरेलल हमारे पास लगेगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी कम है, पॉजिटिव और नेगेटिव का बता, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक है, एक्सीलरेशन हो रहा है, तो हमारे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है ना, तो वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये तो नॉर्मल जो लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग है कि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होती है, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है तो एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन होता है ना, वो माइनस ही होता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है। चलो ठीक है, ये बात भी हो गई। अब अगर मैं बात करूँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को, तो जिस टाइप से जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना, वो क्या शो करता था, इट शोज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द सेम वे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन शोज द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन था वो डायरेक्शन को शो करता था, तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ना, वो इसके मैग्नीट्यूड में, देखो इसका मैग्नीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, अगर मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है तो एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इट शोज द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में कैसे चेंज आ रहा है। अगर पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, अगर नेगेटिव चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जो AT है ना, उसको हम लिखते हैं नॉर्मल जो हमारा होता है dv/dt, यानी हम लोग वेलोसिटी में चेंज की बात करें ना, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो dv/dt होगा। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हम इसको, चलो यही है ना, सेम डायरेक्शन में होता है, तो हमने इसको ले लिया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब एक आता है नेट एक्सीलरेशन। ये क्या होता है, नॉर्मल सी चीज़ है, एक बता रहा है डायरेक्शन को, एक बता रहा है मैग्नीट्यूड को, तो जो इनका बीच वाला होगा ना, जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो होता है नेट एक्सीलरेशन। और वो क्या होता है रिजल्टेंट, हमको पता है कि एक्सीलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर अगर मुझे ए नेट निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, √ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। हम लोग रिजल्टेंट ऐसे ही निकालते थे ना, बेसिकली होता था 2AC/AT cos थीटा, पूरी टर्म ऐसे होती थी। लेकिन यहाँ पे देखो, AC की डायरेक्शन ऐसे होगी, AT की डायरेक्शन ऐसी होगी, हमेशा ऐसी रहेगी, मतलब हमेशा इनके बीच का एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हमने पीछे वाली टर्म नहीं ली है। और यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, AC² + AT², ये हो जाएगा हमारा नेट एक्सीलरेशन। तो इस टाइप से ये तीनों के तीनों एक्सीलरेशन के अंदर आ जाएंगे। सेंट्रीपिटल के अंदर सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल एंड नेट एक्सीलरेशन, जो बेसिकली दोनों का रिजल्टेंट ही होता है।
तो अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाएगा कि हमको इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको नॉर्मल सिर्फ एक्सीलरेशन लेना है, नेट एक्सीलरेशन लेना है, टेंजेंशियल लेना है, ये चीज़ कैसे पता पड़ेगी। क्वेश्चन में हमको गिवन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल तो होगा ही, बाकी हमको नहीं पता टेंजेंशियल होगा या नहीं होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल होगा। तो और हमको क्वेश्चन में, चलो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, इट इज़ ओनली फोर्स। ठीक है, फोर्स आ जाएगा तो पावर निकालना ज़्यादा इजी नहीं है, P इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होता है इसलिए। तो चलो अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास R है, सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होगा ही, विच इज v स्क्वायर अपॉन r। अब मुझे नहीं पता v कितना है, लेकिन r मेरे पास है, गिवन है r। और हमको दे रखा है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज k इक्वल्स टू a s स्क्वायर, और a यहाँ पे एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी होती है v, और ये क्या है, ये जो s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रही है ना, s स्क्वायर है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा। इसका मतलब वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है। और जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात आती है ना, तो हम लोग बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन करते हैं ना। द रीज़न इज, अगर हम लोग सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो होता है ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो चेंज होगी, इस पॉइंट पे यहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे यहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे यहाँ पे होगी, इधर ऐसे होगी, तो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या ये मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ये हमें इस रिलेशन से पता पड़ रहा है कि हाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आएगा। तो यहाँ पे हमको अगर एक्सीलरेशन निकालना है ना तो वो नेट एक्सीलरेशन होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल होता है तो वही लेते हैं, दोनों होता है तो हमको नेट लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग निकाल देते, दोनों फोर्स निकाल देते। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये रिलेशन देखो, अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर अपॉन r होता है ना, AC इज v स्क्वायर अपॉन r, तो जो फोर्स होता है ना FC लिख देती होता है mv स्क्वायर अपॉन r, बिकॉज वी नो F इक्वल्स टू व्हाट ma, और यहाँ पे a की जगह C है तो बस m से मल्टीप्लाई करना है। तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू as स्क्वायर, हो सकता है। अब मुझे क्या निकालना, मैं सबसे पहले लिख देती हूँ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2as स्क्वायर हो जाएगा। मुझे निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज मुझे नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फाइंड फोर्स मतलब नेट फोर्स होगा, तो FC निकालना पड़ेगा। तो mv स्क्वायर अपॉन r क्या होता है, FC तो होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा 2as स्क्वायर अपॉन r। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। FC की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमको F टेंजेंशियल निकालना है, FT, तो वो कैसे निकलेगा, हमारे पास ये रिलेशन फिर से ले लेते हैं, mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2as स्क्वायर, यही है, हाँ ठीक है। v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2as स्क्वायर अपॉन m होगा। अब आप देखो कि हाँ ठीक है, v की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है 2v dv अपॉन dt, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 2a अपॉन m, तो कांस्टेंट है, और s का हो जाएगा s का 2s हो जाएगा, सॉरी s स्क्वायर का 2s हो जाएगा, और s का वापस हो जाएगा ds अपॉन dt। देखो आपको जो ये डिफ्रेंशिएशन है वो निकालना आना चाहिए। अब ये कैसे हुआ, मैं पहले करवा चुकी, लेकिन चलो मैं फिर भी वापस करवाती हूँ। हमारे पास टर्म है ये। अब जनरली जब हम किसी टर्म का किसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, अगर हमको v का करना है t के रेस्पेक्ट में, तो इस टर्म में t होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं पे t है नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले v स्क्वायर का कर दो 2v होगा। अब हमको v t की टर्म में नहीं है तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा dv अपॉन dt। अगर ये v का फंक्शन होता ना तो हम नहीं लिखते, सिर्फ 2v लिखते तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2a अपॉन m क्या है, कांस्टेंट है। 2s स्क्वायर का करना है, s स्क्वायर का 2s, और s भी t का फंक्शन नहीं है तो हमको लिखना पड़ेगा ds अपॉन dt। इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा v dv अपॉन dt इक्वल्स टू ये 2 रहेगा ना 2as अपॉन m, और ये हो जाएगा ds अपॉन dt। ds अपॉन dt क्या होता है,
एस डिस्प्लेसमेंट ही तो है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होता है, तो इसको मैं v लिख देती हूँ। तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आएगा डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू विच इज एक्सिलरेशन, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। डी वी अपॉन डी टी एक्सिलरेशन होता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2as अपॉन m हो जाएगा ये। तो हमारे पास बेसिकली एफ सी की वैल्यू आ गई और ये ए टी है। अगर मुझे एफ टी निकालना है तो एम से मल्टीप्लाई तो करना है, तो एम से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 2as होगा। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स क्या होगा अंडर रूट 2as स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस में 2as का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दो, ये आ गया आपका एफ नेट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो सब केस में हो गई, क्या यहाँ पे टेंजेंशियल लगेगा, उसके लिए आपको देखना है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक और फोर्स की बात करते हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने अभी तक सूडो फोर्सेस नहीं पढ़े, ठीक है, तो चलो उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे लेते थे। हमारे पास होता है सूडो फोर्सेस। सूडो फोर्स क्या होता है? इट इज़ अ फेक फोर्स। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना सूडो फोर्स जैसा कुछ होता है ना सेंट्रीफ्यूगल जैसा फोर्स होता है, दोनों ही फेक है, एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बस हम लोग हमारी नीड के अकॉर्डिंग, जैसा हमने सेंट्रीपेटल यूज़ किया था ना, उसी टाइम हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज़ करते हैं। कैसे? इसको समझाने से पहले हम लोग बात करते हैं दो फ्रेम की। एक होगा इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये आपके कोर्स में इतना है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ छोटा सा एक समझाने की ट्राई कर रही हूँ जिससे आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जब हम किसी फ्रेम में हैं और वो फ्रेम या तो रेस्ट पे है, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, या फिर अगर मोशन हो रहा है ना तो कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, एक फिक्स यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब मेरे पास ये फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम है, ये दोनों फ्रेम या तो रेस्ट पे, दोनों ही नहीं चल रहे, या फिर दोनों में से कोई एक चल रहा है या फिर दोनों चल रहे हैं, दोनों ही चल रहे हैं, चलो एक नहीं चल रहा है, दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, या तो दोनों रेस्ट पे है या फिर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिक्स्ड वेलोसिटी होनी चाहिए, दोनों का एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, इसका भी नहीं होना चाहिए, इसका भी नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का फ्रेम होता है ना, वो होता है इनर्शियल फ्रेम। और इस टाइप के फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड। इसमें जैसा हम लोग जितने भी रूल्स पढ़ते हैं, इक्वेशन पर, सब वैलिड है, सब इसके अंदर फॉलो करते हैं। अब एक आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसके अंदर क्या होगा? एक मेरा फ्रेम है ये और एक दूसरा फ्रेम है, और ये फ्रेम रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट मोशन कर रहा है एक फिक्स्ड वेलोसिटी के, और दूसरे फ्रेम के पास एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म मोशन में तो एक फिक्स्ड वेलोसिटी से चलता है। एक्सीलरेशन का तो मतलब है वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, और इसके पास एक्सीलरेशन है और ये या तो रेस्ट में है या फिर एक फिक्स वेलोसिटी से इसका यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये वाला जो फ्रेम होता है ना, ये होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब है यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। यहाँ पे वैलिड नहीं है, यहाँ पे काम नहीं करती, यहाँ पे फॉलो नहीं करते। दो फ्रेम की बात करें, एक इनर्शियल है एक नॉन इनर्शियल है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि जहाँ पे या तो रेस्ट पे मोशन है या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। यूनिफॉर्म वो होता है इनर्शियल फ्रेम, और उसके अंदर न्यूटन के लॉ ऑफ जो मोशन होते हैं वो वैलिड होते हैं। आपको सिर्फ सिंपली से याद रखना, इनर्शियल न्यूटन के लॉ काम करेंगे, नॉन इनर्शियल न्यूटन के लॉ काम नहीं करेंगे, और इसमें एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, एक फ्रेम रेस्ट पे या फिर कांस्टेंट है और दूसरा क्या है? एक्सीलरेशन, उसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो होता है नॉन इनर्शियल। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं ना, देखो इनर्शियल लॉ में तो सब कुछ वैलिड है, तो उसमें सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग नॉन इनर्शियल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते, तो काफ़ी टाइम जो इक्वेशंस होती है ना वो अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमारे लिफ्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ये मास m है और लिफ्ट a वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग ये टेंशन निकालते थे T, ये इसका मास होगा mg
तो हम लोग क्या लिखते थे, ऊपर की साइड जा रहा है तो T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो T कितना आता था, एम जी प्लस एम ए होता था। और अब हमने एक और फ्रेम ले लिया, सेम मास m ले लिया, और यहाँ पे एक जना कोई खड़ा है, ये सेम इसका मास mg लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टेंशन T। अब ये अगर इसको देखें ना, ये भी लिफ्ट के अंदर है, ये मास भी लिफ्ट के अंदर है। अब ये लिफ्ट चाहे ऊपर की साइड जा रही है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर अलग अलग है, इसको ऑब्जर्व करने वाला बाहर खड़ा है, ठीक है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे खड़ा है, तो उसके लिए तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, लेकिन मैं खुद भी लिफ्ट में हूँ, मेरे साथ एक और जना, एक और आदमी भी लिफ्ट में खड़ा है, तो मुझे तो ऐसे ही लगेगा ना कि वो मेरे साथ में खड़ा है, हम दोनों रेस्ट पे, हम लोग चल नहीं रहे। ये तो कॉमन सी बात है ना, मैं लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ, जैसे मैं मॉल में खड़ी हूँ, ऊपर की साइड लिफ्ट जा रही है, तो मुझे देखिए कहाँ लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन मैं खुद जब लिफ्ट के अंदर होंगी ना, तो मुझे से लगेगा मैं नहीं चल रही हूँ, मेरे साथ वाला भी खड़ा है, मैं भी खड़ा है, हम लोग कोई ट्रैवल नहीं करे, ना ऊपर जा रहे ना नीचे जा रही, ये चीज़ होती है। तो उसी टाइप से इसको क्या लगेगा कि एक्सीलरेशन है ही नहीं, अगर एक्सीलरेशन है ही नहीं तो इसके लिए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg के बराबर। और ये तो गलत है ना, जो टेंशन टी है वो जो टेंशन टी है वो ऑब्जर्वर पे थोड़ी डिपेंड करती है, टेंशन तो जितना होगा उतना ही लगेगा, वो mg प्लस ma है तो वो इधर भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन हमने ऑब्जर्वर चेंज कर दिया और हमारी वैल्यू अलग आ गई, और वैल्यू भी गलत आई। तो हम लोग यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं कि ये जो फ्रेम था ना वो था इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम था, बिकॉज एक जना बाहर है और ये अंदर से मूव कर रहा है, इसको एक्सेलरेशन दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला अंदर है, तो उसके लिए ये तो रेस्ट पे है, और ये वाला भी इस दूसरे वाले, इसको दूसरा वाला जो होगा ना, दूसरा मास है चाहे कोई भी आदमी, उसको वो भी रेस्ट पे दिख रहा है। तो ये वाला जब फ्रेम आता है ना, जहाँ हमारे पास दो ऑब्जर्वर है और दोनों ऑब्जर्वर है, और हम लोग दूसरे ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये होता है नॉन इनर्शियल। और नॉर्मली जब भी लिफ्ट वाले केस होंगे, कार वाले केस होंगे, एक जना बाहर है, जब भी हम लोग दो ऑब्जर्वर्स की बात करेंगे ना, एक बाहर है एक अंदर है, तो वहाँ पे आपको ये नॉन इनर्शियल वाला फ्रेम का केस ही लेना पड़ेगा। जब हम लोग सिर्फ एक ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, हम लोग नॉर्मल सिचुएशन जो डेली लाइफ में होता है, दिख रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन भी सही आ रही है, लेकिन इस टाइप के केसेस में जहाँ पे हम लोग दो ऑब्जर्वर्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमको नॉन इनर्शियल फ्रेम लेना पड़ेगा। और यहाँ पे इक्वेशन गलत आ रही है, क्यों गलत आ रही है, बिकॉज हमें पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले केस में क्या होता है, न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते। अगर यहाँ पे न्यूटन के लॉ वैलिड ही नहीं है, तो इसीलिए हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, गलत आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आता है हमारा सूडो फोर्स के हमको कैसे लगाना है। सूडो फोर्स विल ऑलवेज एक्ट्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। सिर्फ और सिर्फ जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे ना, तब हमको सूडो फोर्स लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। बिकॉज नॉर्मल जो फ्रेम्स होंगे उनमें तो न्यूटन के लॉ काम करें, हमको सूडो फोर्स की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे, जहाँ पे न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है, तो वहाँ पे हमको ये सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और कहाँ लगाना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन हो रहा है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये लो अंदर ही लगाना है। एक्सीलरेशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की साइड हो रहा है, हमको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना, माइनस का नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। हमको एक नेगेटिव फोर्स लगाना हो, ये जो फोर्स है ना F सूडो हो जाएगा, ये इट इज माइनस एम है। माइनस एम है क्यों, एक्सीलरेशन तो इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, पर हम इसको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। इसमें हमेशा आपको ऐसा ही करना है, सूडो फोर्स की बात करेगा जहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है, जिसके ऑपोजिट साइड में अपनी तरफ से एक फोर्स चिपका दो, ठीक है। एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, एक्चुअल में कुछ लग नहीं रहा है, सिर्फ ताकि हमारे न्यूटन के लॉ काम करे, हमको उनको वैलिड करवाना, हमको उनको फॉलो करवाना, इसलिए हम लोग अपनी साइड से इसको एक लगा देते हैं। अब देखो, अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, T इक्वल्स टू दो फोर्स नीचे mg प्लस ma। अब यहाँ पे आपका इक्वेशन सही आ रहा है, इसका मतलब न्यूटन का लॉ काम कर रहा है। तो सिर्फ अगर एक सूडो फोर्स लगाने से आपकी न्यूटन के बड़े जो काफ़ी महान लॉज है वो काम करने लग रहे हैं, तो क्यों नहीं लगा दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये वाला फोर्स होता है सूडो फोर्स, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है। नेगेटिव लगाना, या तो ऑपोजिट मान लो या नेगेटिव मान लो। तो इसी से रिलेटेड आता है हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या होता है, हमने सर्कुलर मोशन की बात करी, जब हम लोग सर्कल के ऊपर बैठे होंगे ना, तब हमको सर्कल के अंदर की डायरेक्शन में क्या दिखता है,
सेंट्रीपिटल फोर्स दिखता है। और अगर हम लोग सर्कल के अंदर है ना तो हमको लगेगा सर्कल के बाहर, हमको कोई सर्कल के बाहर खींच रहा है तो वो बाहर की साइड जो डायरेक्शन जो फोर्स लगता है ना वो लगता है सेंट्रीफ्यूगल। देखो ये एक्चुअल में ना तो सेंट्रीपिटल होता है ना सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपिटल तो फिर भी हम मानेंगे कि ऑलवेज इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, काफ़ी हद तक सही। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कब होता है, सब सिचुएशन चेंज करनी है, बाहर हो तो अंदर की साइड लग रहा है, अंदर हो तो बाहर की साइड लगता है, ऐसा ही होता है। तो उसी टाइप से हमको ये बाहर की साइड, अगर अंदर लगता है तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा और बाहर वाली आउटवर्ड डायरेक्शन में इट इज आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन में जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्मूला सेम होता है mv²/r, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। सेंट्रीपिटल लगता है टुवर्ड्स द सेंटर और ये लगता है आउटवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर। इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव A B C, ठीक है, ये O ले लिया, ये हम लोग ले लेते हैं टेंशन, तो ये हो जाएगा टेंशन TC, TB, TA, ठीक है। हमने लिया है, हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करें, पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा यहाँ से। ओमेगा भी तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम, ओमेगा A इक्वल्स टू ओमेगा B इक्वल्स टू ओमेगा C। कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हम लोग हॉरिजॉन्टल धागे को घुमा रहे, देखो पहले A में घुमाया, फिर B में घुमाया, B का घुमाया, मतलब रेडियस बढ़ा रहे। हम लोग ले लेते हैं ये जो एक रेडियस है ना ये 1 सेंटीमीटर है, सेम है सारी की सारी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है कि तीनों ही पॉइंट पे TA पे, B पे, C पे टेंशन कितना कितना होगा, तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो सबसे पहले हम लोग वो पॉइंट लेंगे जहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा, तो हम लोग C वाला पॉइंट लेते हैं। तो C पे इधर की साइड टेंशन लग रहा है, अंदर की साइड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको बैलेंस, देखो सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं और हम कहाँ बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। जब भी हम लोग मोशन सर्कल के अंदर बैठे तो बाहर की साइड डायरेक्शन में एक फोर्स लगे जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो आउटवर्ड होता है और वैल्यू कितनी होती है mv²/r। या फिर हम लोग यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा m²r, ठीक है, r ले लो, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो TC इक्वल्स टू हो जाएगा m², ओमेगा सबके लिए सेम है, मास सबका सेम है, r इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 2 3 होगा, दिस इज 3 या फिर 3m² हो जाएगा। अब मुझे TA निकालना है तो TB निकालना है, तो TB क्या हो जाएगा, अंदर की डायरेक्शन में TB, बाहर की डायरेक्शन में TC भी लगेगा और उसके साथ साथ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में वो भी काम करेगा। तो TB इक्वल्स टू TC प्लस का सेंट्रीफ्यूगल विच इज mv²/r, जिसकी वैल्यू भी mr² होती है। अब इसके लिए r की वैल्यू क्या होगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो TB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TC जिसकी हमको पता है कितना है 3m² प्लस का 2m² विच इज 5m² होगा। अब मुझे TA की वैल्यू निकालनी है, तो TA कितना होगा, यहाँ पे TA, इधर TB भी लग रहा है और उसके साथ में क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज m²r, आउटवर्ड डायरेक्शन में वो लगेगा ही लगेगा। तो TA कितना हो जाएगा, TB प्लस m²r, तो TA इक्वल्स टू TB कितना है हमारे पास 5m² प्लस m²r, इधर r की वैल्यू सिर्फ 1 सेंटीमीटर, तो सिंपल सा m², तो TA इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 6m²। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये m²r ही होता है ना, mv²/r हो जाएगा, तो v इजिकल टू r ओमेगा होता है, r²/r mr²। हाँ ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल हम लोग जो सर्कुलर मोशन की बात करते हैं ना वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्टिकल प्लेन के अंदर, जो अभी तक हमने जो भी बात करी ना सर्कुलर मोशन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, हॉरिजॉन्टली बात, अब हम लोग सर्कुलर प्लेन की बात करने वाले। तो सर्कुलर प्लेन रहा है टॉपिक और एक रहा है बैंकिंग ऑफ रोड्स, तो ये दोनों हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।